बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। थोड़े से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ और बीच में जो अंतराल हुआ है उसके लिए थोड़ा सा सॉरी कहना चाहूँगा आप लोगों को और क्षमा प्रार्थी हूँ कि बीच में थोड़ा सा गैप हो गया है। और इसके पीछे वजह थी कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी और मेरा भी कुछ पर्सनल एग्जामिनेशन वगैरह चल रहा था, तो इस वजह से क्लासेस नहीं आ पा रहे थे। अब हम लोग एक बार फिर से बीपीएससी पीआरटी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे और साइंस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 271 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 300 तक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि 30 सवालों को आज हम लोग देखेंगे। और ये हमारा साइंस का क्लास 10th होगा, यानी कि 10वां क्लास साइंस के ऊपर होगा बीपीएससी पीआरटी प्रिपरेशन को लेकर के। तो साइंस से जितने भी आपके महत्वपूर्ण सवाल बन रहे थे क्लास 6 से क्लास 10 तक के सवालों को तैयार किया जा रहा है और 6, 7, 8 कंप्लीट हो चुका है। 9th के भी क्लासेस आ चुके हैं और आज का क्लास जो आप देखेंगे यह भी क्लास 9th के बुक से ही प्रिपेयर किया गया है। तो सारे प्रश्न जो है वो सब आपके एनसीईआरटी के बुक से तैयार किए गए हैं। तो प्रश्नों को इधर उधर से तैयार नहीं किया जाता है, मैं स्वयं ही सारे प्रश्नों को तैयार करता हूं और उसके लिए ऑथेंटिक बुक से ही वही मेरा एकमात्र स्रोत होता है। तो आइए शुरुआत करेंगे आज के इस क्लास को। और आज के क्लास में पहला सवाल आ चुका है आपके सामने। एक कार 2 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 30 सेकंड में कार के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। यहाँ पे सवाल में दूरी पूछी जा रही है और आप लोगों को दूरी का सूत्र पता होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि चाल जो हमारा दिया हुआ 144 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय जो दिया हुआ है वो है 30 सेकेंड, यानी कि समय सेकंड में दिया हुआ है और चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। जब ऐसा सिचुएशन दिया गया हो तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। और इसके ऊपर हमने पिछले क्लासेस में भी डिस्कशन किया हुआ है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, 5/18 से गुना किया जाता है। और यह 5/18 कैसे आता है तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। ठीक है, अब जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो बचेगा 5/18। तो यहीं से यह ट्रिक निकल कर के आता है कि जब आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 5/18 से गुना कर देना है। तो यहाँ पे देखिए सवाल दिया हुआ है कि कार 2 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि 1 घंटे में वह 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इस प्रकार कार की जो चाल है वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इस चाल को हम लोग क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज करेंगे। तो इसके लिए 72 गुने 5/18 करेंगे। 18 चौके 72 हो गया, 4×5 20, यानी इस कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि 30 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 को 30 से जब गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 पर 00 बैठेगा तो हो जाएगा 600 मीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। यहाँ पे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, वाहनों में वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने वाले यंत्र का नाम क्या है। आप लोग बाइक चलाते हैं या फिर मोटर कार चलाते हैं तो उसमें एक डिस्टेंस का सूचक वहाँ पे होता है जो यह बताता है कि आपने कितनी दूरी ट्रैवल किया है। तो वह जो मशीन लगी हुई है उसमें वह जो यंत्र लगा हुआ है उस डिवाइस का नाम बताना है। स्पीडोमीटर है, एनीमोमीटर है, ऑडोमीटर है या फिर ट्रैकोमीटर है। तो यहाँ पर देखिए स्पीडोमीटर जो है वह गाड़ी की स्पीड बताती है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड चल रही है। वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है या फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ये बताती है स्पीडोमीटर। ठीक है, लेकिन दूरी को प्रदर्शित करने वाला यंत्र कौन सा है, तो दूरी को प्रदर्शित करने वाला यंत्र होता है
ओडोमीटर। इसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही है हमारा, ओडोमीटर। ठीक है। अगला सवाल हमारा है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेंगे, त्वरण का मात्रक क्या है? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मात्रक इसको हम लोग किस में मापते हैं एक्सेलरेशन को? ऑप्शंस है मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ये भी है, दोनों सेम ही ऑप्शन है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मीटर इनवर्स सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये जो पावर में माइनस रहता है इसका मतलब ही होता है बटे। ठीक है। जैसे कि पहला ऑप्शन है मीटर सेकेंड के ऊपर -1 है, तो इसका मतलब है कि मीटर बटा s। ठीक है। इस बटा को हटा करके -1 लिख दिया जाता है। ये इसको मैथ में पढ़ना है, घातांक एवं करणी में। अगला सवाल है, एक समान चाल से गतिशील किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा होता है? जब हम लोग चाल में एक समान चाल से गतिशील किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ को बनाते हैं तो उस स्थिति में, अब चूँकि चाल एक समान है, चाल कहीं भी बदल नहीं रही है, तो उसकी जो रेखा होगी, आलेख उसका तैयार होगा, वह एकदम सीधी लाइन में यानी कि सरल रेखा में जाएगा। ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही सही है, एक सरल रेखा। ठीक है। तो एक समान चाल से गतिशील किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होता है। ठीक। चलिए अगला सवाल लेंगे, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। विरामावस्था मतलब वह रुकी हुई है। ठीक है। और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। ठीक है। 0 से चलना शुरू की और 5 मिनट के बाद वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा चलने लगती है, इसकी स्पीड हो जाती है। यदि त्वरण एक समान हो, त्वरण अगर एक समान हो तो उत्पन्न त्वरण की गणना करें कि उसमें कितना त्वरण आया है। तो चूँकि त्वरण का एक फॉर्मूला होता है A = v - u/t, और इसी फॉर्मूले की सहायता से हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। यहाँ पे A फॉर एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, v का मतलब होता है अंतिम गति, u का मतलब प्रारंभिक गति, और t का मतलब टाइम यानी कि समय। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक गति क्या है? विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि उसकी जो प्रारंभिक गति है वह 0 है। ठीक है। और 72 किलोमीटर की चाल वो प्राप्त कर लेती है, यानी कि v है उसका 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। उसके बाद देखिए 5 मिनट में गाड़ी इतना वो 72 किलोमीटर पे आ गई, तो समय आपके पास है 5 मिनट। इस 5 मिनट को आप सेकंड में एक्सचेंज कर लें, तो इसको क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे, तो 60 × 300, ये 300 सेकंड हमारा टाइम हो जाएगा। अब जब हमने टाइम को सेकंड में कन्वर्ट किया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि चाल को भी आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। तो चाल आपका है 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे, तो 72 × 5/18, 18 चौके 72, 4 × 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास त्वरण निकालने के लिए फॉर्मूला है A = v - u। तो v हमारे पास है 20 मीटर प्रति सेकंड, माइनस u है 0, उसके बाद समय हमारा है 300 सेकंड। तो 20/300 है, इसको आप काट दीजिए, 0 0 2 15 दूनी 30। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है 1/15, ये त्वरण आ चुका है। अब इसके साथ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगता है। ठीक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ ये वाला निशान नहीं है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पेड़ के टहनी को जोर से हिलाने पर फलों का टूटकर गिरना न्यूटन के किस गति नियम के अनुसार होता है? पेड़ के टहनी को अगर ज़ोर से हिलाया जाता है तो फल टूट करके नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ पे न्यूटन के कौन सा गति नियम इस्तेमाल में आ रहा है? तो देखिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण ऐसा होता है कि जब हम लोग इस टहनी में गति उत्पन्न करते हैं इसको हिला करके, तो टहनी में गति आने के कारण यह अपने स्थान से हट जाती है। वहीं इसमें जो फल लगा हुआ है यह चूँकि विरामावस्था में है और न्यूटन का प्रथम गति नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जब हम टहनी को गति में ला देते हैं तो टहनी अपने स्थान से हट जाती है और ये जो फल इसमें लगा हुआ है यह विरामावस्था में होने के कारण टूट करके नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट मोशन ऑफ लॉ लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का परिणाम प्राप्त होता है? हम लोग जानते हैं कि बल का परिणाम F = m/a होता है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पर यह जो फॉर्मूला है यह न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है द्वितीय गति नियम से। ठीक है, द्वितीय गति नियम से बल का परिणाम प्राप्त होता है। चलिए अगला सवाल लेंगे। क्रिकेट का खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपने हाथों को चोट से बचाने के लिए हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यहाँ न्यूटन के किस गति नियम के सिद्धांत का पालन हो रहा है? अब यहाँ पर भी देखिए द्वितीय गति नियम का सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित हो रहा है, क्योंकि जब बॉल उसके हाथ में आ रही है और वह अपने हाथ को पीछे की ओर कर रहा है तो जो गेंद का संवेग है वह कम होगा और उसके हाथों को चोट नहीं के बराबर पहुंचेगी। वहीं अगर वह हाथों को अपने जगह पर स्थिर रखता है, बॉल पूरे संवेग के साथ आएगी और उसके हाथों पर जोरदार टक्कर मारेगी, जिसकी वजह से उसे दर्द महसूस होगा। तो यहाँ पे भी सेकेंड मोशन ऑफ लॉ काम कर रहा है। अगला सवाल देखेंगे। एक कार जिसका यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो बल का मान हम लोग किस फॉर्मूले से निकालेंगे? F = m/a। अब यहाँ पर m यहाँ दिया हुआ है, m यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ है 1000 किलोग्राम, लेकिन a नहीं दिया हुआ है, त्वरण नहीं दिया हुआ है। तो त्वरण हम लोगों को पहले निकालना होगा और त्वरण निकल जाने के बाद फिर हम लोग इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग त्वरण निकालेंगे। तो त्वरण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? A = v - u/t। अभी जस्ट हम लोगों ने इस फॉर्मूले से पिछले सवाल को सॉल्व किया था। तो यहाँ पर देखिए v का मान क्या हो जाएगा? v यानी कि आपका अंतिम वेग होती है, u प्रारंभिक वेग होती है। ठीक है, तो देखिए ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक रही है तो अंतिम वेग v = 0 हो जाएगा। ठीक है, और u यानी कि प्रारंभिक वेग, किस गति से गाड़ी चली आ रही थी? 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली आ रही थी, तो u = 108 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग t जान रहे हैं, 4 सेकंड का टाइम यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समय आपका जब सेकंड में है और चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो करना क्या है? उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। तो जब हम 108 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे
यहाँ पर 108 है, तो 18 छक 18 से 6 पचे 30, यानी कि 30 मीटर प्रति सेकेंड उसकी प्रारंभिक गति है। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको फॉर्मूले के अनुसार बैठाएंगे। ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, ये फार्मूला है। तो भी का मान हमारे पास है 0, यू का मान हमने निकाला 30 और टी दिया हुआ है 4, यानी कि -30/4। अब इसको जब 4 से आप 30 को काटिएगा तो आएगा 7.5 माइनस में। अब इस 7.5 को हम लोग क्या करेंगे, बल वाले फॉर्मूले में F = m में पुट करेंगे। m का मान है 1000 और a का मान हमने निकाला -7.5। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -7500, ठीक है, यानी कि -7500 न्यूटन बल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जब एक नाविक किनारे पर नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करती है। ठीक है, यहाँ पर न्यूटन का कौन सा गति नियम लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। आप नाव पर से उछल रहे हैं तो नाव पीछे की ओर भाग रही है। तो जब एक क्रिया, अब जैसे यहाँ पर नाव से जब व्यक्ति उछलता है तो नाव के ऊपर धक्का लगता है, ठीक है, और उस व्यक्ति के वजन के बराबर यहाँ पर धक्का उसको लगता है और इसी धक्के की वजह से नाव पीछे की ओर भागती है। ठीक है, तो यहाँ पर तृतीय गति नियम का प्रयोग हो रहा है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इसको कभी कभी 10 न्यूटन के बराबर भी माना जाता है। ठीक है, चलिए तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे है सही। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। अब देखिए, दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी है इसके ऊपर ही गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल। तो पहले जो डिस्टेंस था उसको हमने आधा कर दिया, हाफ कर दिया, तो अब जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वह हो जाएगा 2/1 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 गुना वो हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है। अब देखिए, ये सवाल पृथ्वी की संरचना से संबंधित है। पृथ्वी की संरचना कुछ ऐसी है कि यह अपने ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और विषुवत रेखा पर यह इसकी मोटाई जो है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पर चूँकि गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि दूरी के ऊपर वो निर्भर करती है, तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि उसके जो इक्वेटर्स हैं, तो केंद्र से इक्वेटर की दूरी, ये जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी है। तो निश्चित रूप से जब दूरी अधिक होगी तो गुरुत्वाकर्षण का मान थोड़ा सा कम होगा, और जब दूरी कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होगा। तो ध्रुवों पर चूँकि केंद्र से इसकी दूरी थोड़ी सी कम है, त्रिज्या इसकी कम है, इसीलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, अगला सवाल है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या है। तो कैपिटल जी का एसआई मात्रक आपको याद रखना है। हो सकता है कि ये सवाल पूछा जाए, मात्रक वाले चैप्टर से, मात्रक वाले टॉपिक से एक सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी का एसआई मात्रक हो जाता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल लेंगे, निम्न में से किस घटना में कार्य संपन्न नहीं हो रहा है। सुमा एक तालाब में तैर रही है। अब देखिए, कार्य कब संपन्न होता है। पहले तो इस कंसेप्ट को आपको समझना ज़रूरी है कि कार्य आपका कब संपन्न होता है। जब आप बल लगा रहे हैं
और बल लगाने के साथ साथ विस्थापन भी प्राप्त कर रहे हैं, तभी समझा जाता है कि आप वहाँ पर कोई काम कर रहे हैं साइंस के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप एक बोझा उठा करके अपने सिर पर खड़े हैं और आपने स्थान नहीं बदल रहा है। ठीक है, आपका स्थान नहीं बदल रहा है, तो आप साइंस के दृष्टिकोण से ये माना जाएगा कि आप वहाँ पर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपने स्थान पर सर पर बोझा लेकर के खड़े हैं। तो काम तभी संपन्न होना माना जाता है जब आपने कुछ डिस्टेंस तय किया हो, जब आपका विस्थापन हुआ हो। ठीक है, तो जब आप विस्थापन करते हैं यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करते हैं, तो उस स्थिति में कार्य संपन्न होना माना जाता है। अब यहाँ देखिए, सुमा एक तालाब में तैर रही है, तो जब वह तैर रही है तो तैरने के क्रम में अपने शरीर को आगे बढ़ाने के लिए वह बल का भी प्रयोग कर रही है। ठीक है, पानी में वो बल लगा रही है और उसके साथ साथ उसका स्थान परिवर्तन भी हो रहा है, तो दोनों चीज़ें घटित हो रही हैं, तो यहाँ माना जाएगा कि कार्य संपन्न हो रहा है। एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है, तो पीठ पर बोझा उठा रखा है लेकिन वो डिस्टेंस तय नहीं कर रहा है क्योंकि वो गधा है। तो अगर गधा अपने पीठ पर बोझा उठा कर रखे हुए है तो माना जाएगा कि उसने कोई भी काम नहीं किया है। ठीक है, तो काम करने के लिए ज़रूरी है कि विस्थापन हो। अगर गधे ने दूरी तय की होती तभी माना जाता है कि उसने काम किया है, कार्य संपन्न किया है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होना यानी वहाँ कण गतिमान है, कण गतिमान अवस्था में है। ठीक है, तो यहाँ भी माना जाएगा कि कार्य संपन्न हो रहा है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, ये तो स्पष्ट है कि इसमें कार्य संपन्न हो रहा है। ट्रेन इंजन को खींच रहा है, विस्थापन हो रहा है, ट्रेन के इंजन के द्वारा बल लगाया जा रहा है, दोनों ही काम हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि कार्य संपन्न हो रहा है। तो यहाँ केवल दूसरा ऑप्शन हमारा सही है इस क्वेश्चन के अनुसार से, जिसमें काम संपन्न नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, असत्य कथन की पहचान करें, यानी कि जो भी कथन गलत हैं उनको फाइंड आउट करना है। पहला है कि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य शून्य होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने इस कंसेप्ट को समझा कि जब विस्थापन शून्य है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी काम नहीं किया जाएगा, कार्य भी शून्य होगा। तो ये तो सही कथन है, हमें ढूंढना है असत्य कथन को। तो बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। किसी गतिमान पिंड में उसके द्रव्यमान के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो याद रखेंगे कि द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको गतिज ऊर्जा नहीं कहेंगे, उसको स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। गतिज ऊर्जा किसी भी पिंड के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को कहते हैं, तभी तो इसका नाम गतिज ऊर्जा पड़ा है ना। तो गतिज ऊर्जा गति के कारण उत्पन्न होती है, ना कि द्रव्यमान के कारण। तो यही कथन असत्य है। अच्छा, जब 5 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं तो ऐसी स्थिति में बाकी के ऑप्शंस को भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि एक आध ऑप्शन और सही हो जाए और वैसे स्थिति में आपका आंसर गलत हो जाएगा। और चूँकि नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो ऐसी स्थिति में 5वां ऑप्शन कंफ्यूज करेगा, नेगेटिव मार्किंग परेशान करेगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, ऊर्जा की ना तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश। बिल्कुल सही है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, इसका जस्ट ट्रांसफ़र होते रहता है, रूपांतरण होते रहता है एक रूप से दूसरे रूप में। तो यह कथन भी सत्य है। तीसरा है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ये कथन भी सही है, सत्य है। तो यहाँ पर बच गया दूसरा कथन जो केवल असत्य है, तो हम दूसरे ऑप्शन को टिक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक
वाट, जूल, केल्विन, वोल्ट, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से थी। तो यहाँ देखिए शक्ति का मात्रक पहला ऑप्शन ही सही है। वाट, पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वाट। जेम्स वाट के सम्मान में शक्ति का मात्रक वाट रखा गया। जेम्स वाट ने ही सबसे पहले स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, भाप इंजन का, तो उन्हीं के सम्मान में शक्ति के मात्रक को वाट कहा जाता है। अगला सवाल है ऊर्जा का मात्रक डैश और कार्य का मात्रक डैश है। अब ये सवाल का आंसर क्या होगा? ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक, ऑप्शंस आपके हैं जूल वाट, जूल केल्विन, वाट जूल, जूल जूल या फिर पांचवा ऑप्शन। तो देखिए ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और कार्य का भी मात्रक जूल ही होता है। और जानबूझ करके इस प्रश्न को मैंने तैयार किया है ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो, और जब भी प्रश्न में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और ऐसे प्रश्न को जब आप दोबारा अच्छे नज़र से देखते हैं तो ऐसे प्रश्न आपके सीधे सीधे दिमाग में सेव हो जाते हैं। तो ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक दोनों ही एक ही हैं, ठीक है। और जूल महोदय के सम्मान में, क्योंकि जूल महोदय ने फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था, तो उन्हीं के सम्मान में ऊर्जा एवं कार्य के मात्रक को जूल कहा जाता है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 290 से लेकर के 300 तक 10 प्रश्न ध्वनि से मैंने लिए हैं, ध्वनि वाले चैप्टर से। तो ये टोटल ध्वनि वाला चैप्टर से सवाल आपको देखने को मिलेगा और सारे सवाल महत्वपूर्ण है। आपको एक भी सवाल ऐसा नहीं लगेगा कि फालतू है, कहीं से उठा लिया गया है। सारे प्रश्न आपके NCERT के टेक्स्ट बुक से बनाए गए हैं। निम्न में से ध्वनि के संबंध में असत्य कथन या कथनों की पहचान करें। और आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि NCERT के बुक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते हैं। टेक्स्ट बुक को पढ़ करके, चैप्टर्स को पढ़ करके क्वेश्चन को तैयार किया गया है और ये मैंने खुद किया है। तो इस वजह से ये सारे प्रश्न बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। अगर इसमें कहीं मिस्टेक हो जाती तो वो मेरी पर्सनल जिम्मेदारी होगी कि मेरी वजह से वहाँ गलती हुई है। और मैंने शुरुआत में कहा था कि एज ए गाइड मैं आप लोगों के बीच हूँ और मैं सारी ऑथेंटिक मटेरियल तैयार करूँगा। आप लोग उसको देखिए, समझिए, और जहाँ कहीं भी मिस्टेक अगर आपको नज़र आता है तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, ताकि आपका भी वहाँ पे ज्ञानवर्धन तो हो रहा है, मेरा भी ज्ञानवर्धन हो रहा है और बाकी सभी साथियों का ज्ञानवर्धन हो रहा है, ठीक है। और साथ ही जितने भी अभी तक के क्लासेस आए हैं उन सारे क्लासेस के PDF आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। टेलीग्राम चैनल पे अभी भी अवेलेबल है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे क्वेश्चंस को डाउनलोड नहीं किया है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके प्रश्नों को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना वहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं उसका, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर अगर आप टेलीग्राम पे TR निरंजन कुमार सर्च कीजिएगा तो वो आपको मिल जाएगा हमारा चैनल। अब यहाँ इस सवाल को देख लेते हैं। निम्न में से ध्वनि के संबंध में असत्य कथन या कथनों की पहचान करें। पहला है कि ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है। तो देखिए बिल्कुल सही कथन है कि विभिन्न वस्तुओं के कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। जब भी वाइब्रेशन उत्पन्न होता है किसी भी वस्तु में तभी वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये तो सत्य कथन है, हमें ढूंढना है असत्य कथन को, ठीक है। तो ये सत्य कथन है, इसके बगल में टिक लगा देते हैं सही का। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में तरंगदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरित होती है। अब ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि कहा जा रहा है कि ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में तरंगदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरित होती है, जो कि गलत है। ये तरंगदैर्घ्य तरंगों के रूप में नहीं होती है बल्कि अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में संचरित होती है, ठीक है। तो ये असत्य कथन है। तीसरा है ध्वनि माध्यम में क्रमागत संपीड़नों तथा विरलनों के रूप में संचरित होती हैं। संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, इस क्रम में ध्वनि आगे बढ़ती है। यह कथन बिल्कुल सही है। ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, ठीक है।
केवल विक्षोभ ही संचरित होता है, यह कथन भी सही है। केवल विक्षोभ ही संचरित होता है। विक्षोभ किसको कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि कभी स्थिर पानी में अगर कहीं आसपास पोखर या तालाब हो या फिर छोटा सा गड्ढा, वहाँ पानी स्थिर अगर है और आप एक छोटा सा ढेला उठा करके उसमें फेंकते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक विक्षोभ उत्पन्न होता है और वह विक्षोभ आपको लगेगा कि वह पानी वहाँ से उठ करके किनारे तक आया हुआ है, जबकि पानी वहाँ का किनारे तक नहीं पहुँचता, उसमें जो विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है वो किनारे तक पहुँच रहा है। तो ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते बल्कि विक्षोभ ही संचरित होता है। तो यहाँ पर केवल और केवल एक कथन जो है वो असत्य है और वो है ऑप्शन नंबर 2 कि ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में तरंग दैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरित होती है, ये असत्य कथन है। यहाँ पर सही होगा कि अनुदैर्घ्य एवं अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में संचरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती रूप में अपने मान की पुनरावृत्ति करता है, ध्वनि की क्या कहलाती है? आवृत्ति, अनुदैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य या फिर गर्त, या फिर 5वें ऑप्शन के साथ जाइएगा। तो देखिए, वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती रूप में अपने मान की पुनरावृत्ति कर रहा है तो यह ध्वनि की तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? तो एकांक समय में, इकाई समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि ध्वनि की चाल मुख्यतः संचरित होने वाले माध्यम की डैश तथा डैश पर निर्भर करती है। किन चीज़ों पर निर्भर करती है? तो संचरित होने वाले माध्यम की प्रकृति और उसका ताप, उसका टेम्परेचर, नेचर एंड टेम्परेचर। याद रखिएगा कि माध्यम के, मीडियम के, किसी भी मीडियम के नेचर और टेम्परेचर, ये दो चीज़ याद रखिएगा, नेचर प्लस टेम्परेचर। तो नेचर और टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करती है क्या? ध्वनि की चाल। ठीक, चलिए अगला सवाल। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? प्रतिध्वनि यानी कि इको, अगर आपको इको सुनना है, इको कहाँ पे उत्पन्न होता है? कोई खाली हॉल हो, बड़ा सा कमरा हो जो कि खाली हो, या आप किसी पुल के नीचे हों, ठीक है, या आप गुफा के अंदर हों, या फिर आप घने जंगल के बीच हों, वहाँ अगर आप ज़ोर से चिल्लाएंगे, आवाज़ करेंगे तो आपकी ध्वनि वापस आपको सुनाई देगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इको कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। तो अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो मूल ध्वनि निकल रही है और जो टकरा कर के, माध्यम से टकरा कर के लौट रही है, उन दोनों के बीच समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। याद रखेंगे इस चीज़ को, केवल 0.1 सेकेंड समय अंतराल होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी सभागार में, सभागार का मतलब कॉन्फ्रेंस हॉल जिसमें मीटिंग वगैरह किए जाते हैं, तो सभागार में ध्वनि निर्बंध बारंबार परावर्तनों के कारण होता है, इसे क्या कहते हैं? आप देखते होंगे कि किसी भी बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में आवाज़ गूंजती है, तो ये जो आवाज़ गूंजने का काम हो रहा है, ये जो परिघटना हो रही है, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं प्रतिध्वनि, शोर, सोनार, अनुरणन या फिर 5वां ऑप्शन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 है, इसको अनुरणन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्न में से किसमें पराध्वनि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? पराध्वनि किसको कहते हैं? तो पराध्वनि कहते हैं सुपरसोनिक साउंड को। ठीक है, सुपरसोनिक साउंड, सुपरसोनिक साउंड या सुपरसोनिक बूम भी कहते हैं। तो पराध्वनि वह ध्वनि होती है जो मनुष्य के सुनने की अधिकतम क्षमता यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। ठीक है, और इसका बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका औद्योगिक इस्तेमाल है, इसका आपका चिकित्सकीय इस्तेमाल है,
ठीक है। तो बहुत सारे इस्तेमाल है पराध्वनि का, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इन ऑप्शंस में आपको ये ढूंढना है कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गुर्दे की पथरी के इलाज में, तो देखिए चिकित्सकीय क्षेत्र में गुर्दे की पथरी हो या फिर कहीं भी छोटा मोटा ट्यूमर अगर हो जाता है तो उस ट्यूमर के इलाज में पराध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिध्वनि नहीं कहेंगे, पराध्वनि कहेंगे, ठीक है। पराध्वनि या पराश्रव्य ध्वनि, सुपरसोनिक कहेंगे इसको, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी में भी पराध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफी क्या चीज़ होती है? तो इकोकार्डियोग्राफी हृदय के मरीजों के लिए होती है। जब अगर किसी व्यक्ति को हृदय में समस्या होती है तो इकोकार्डियोग्राफी उसकी कराई जाती है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे कोई खामी है या नहीं। चौथा है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप में पराध्वनि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। स्टेथोस्कोप किसको कहते हैं? तो स्टेथोस्कोप कहते हैं डॉक्टर साहब के आला को, जो अपने कान में लगा करके रखते हैं। तो आला जो है उसमें पराध्वनि का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि ध्वनि का बहुपरावर्तन होता है, ठीक है। ध्वनि का बहुल परावर्तन होता है, पराध्वनि का इस्तेमाल नहीं होता उसमें। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अगला सवाल है निर्वात में ध्वनि की चाल क्या है? इसको आप बताइए, निर्वात में ध्वनि की चाल क्या है? और अगर आप इसका आंसर क्या देते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर सही हुआ है या फिर गलत हुआ है या फिर आप फंस गए हैं। निर्वात में ध्वनि की चाल ऑप्शंस हैं 346 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 2,50,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर पांचवा ऑप्शन भी आपके सामने है। तो देखिए निर्वात में ध्वनि की चाल, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। निर्वात में ध्वनि की चाल पूछी जा रही है और ध्वनि माध्यम में संचरित होती है, ना कि निर्वात में। निर्वात में ध्वनि बिल्कुल नहीं चलती है, तो निर्वात में ध्वनि की चाल होगी लड्डू, 0। इनमें से कोई नहीं यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा, पांचवा ऑप्शन सही है। यहाँ पे निर्वात में ध्वनि की चाल 0 है। इसी पर चुटकुला भी है कि चांद पर जो 2 वैज्ञानिक गए थे और एक ने दूसरे से क्या कहा वो कहा, उसके ऊपर चुटकुला भी बनाया गया है। चलिए अगला सवाल आ चुका है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज है, वॉट है, कूलॉम है, डेसिबल है या फिर पांचवा ऑप्शन है? तो देखिए आवृत्ति है हर्ट्ज में, ठीक है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, HZ, याद रखेंगे इस चीज़ को। अगला सवाल, किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होते हैं। अब यहाँ पर सवाल आ गया अनुप्रस्थ तरंग का। तो देखिए अनुप्रस्थ तरंग किसको कहते हैं? अगर हम इसका एक प्रयोग करें तो एक दीवार की सहायता से एक हुक इस तरह से लगा दिया गया है और इस हुक में एक डोरी बांध दी गई है, ठीक है। एक डोरी बांध दी गई है। अब कोई व्यक्ति आता है, इस डोरी को पकड़ करके इस तरह से ऊपर नीचे उछालते हुए हिलाता है। तो अब इस स्थिति में इस प्रकार की संरचना बन रही है। आपने तालाब में ढेला मार करके देखा होगा तो जो विक्षोभ उत्पन्न होता है वहाँ भी यही संरचना उत्पन्न होती है। ऊपर और नीचे एक ऐसी संरचना उत्पन्न होती है। इस स्थिति में ऊपर वाले भाग को श्रृंग कहते हैं और नीचे वाले भाग को गर्त कहते हैं, श्रृंग गर्त, ठीक है। तो श्रृंग गर्त के रूप में अनुप्रस्थ तरंगें आगे बढ़ती हैं। तो इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग में शीर्ष और गर्त दोनों शामिल होते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा एक चीज़ और है इसमें कि ध्वनि में एक तो अनुप्रस्थ तरंग अभी आप लोगों ने समझा, एक और दूसरी तरंग होती है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है? वह संपीड़न और विरलन के रूप में चलती है, ठीक है। संपीड़न और विरलन, माध्यम जहाँ घना होगा उसको संपीड़न कहेंगे और जहाँ पे थोड़ा सा ये फैला हुआ होगा उसको हम लोग विरलन कहते हैं। संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, इस प्रकार से ध्वनि आगे बढ़ती है और इसको अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं, ठीक है।
और जब भी स्वरित्र द्विभुज की सहायता से हम लोग इसको देख भी सकते हैं। साइंस किट में ये दिया हुआ है स्वरित्र द्विभुज, और स्वरित्र द्विभुज में लोहे की घंटी टकराने के बाद वो उसमें जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है तो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। ठीक है, हमने बच्चों को दिखाया भी है। तो वो विरलन संपीड़न एवं विरलन, यहाँ पर चित्र मैंने बनाया, पहला संपीड़न है और उसके बाद विरलन है। ठीक है, तो संपीड़न विरलन इस प्रकार से जब आगे बढ़ती है ध्वनि तो इसको अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। और जब श्रृंग और गर्त के रूप में ध्वनि आगे बढ़ती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ठीक, चलिए आज की क्लास का आखिरी सवाल आ चुका है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। आप ई को सुनना चाह रहे हैं तो ध्वनि का जो स्रोत है और जो श्रोता है उन दोनों के बीच का न्यूनतम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 34.4 मीटर, 11 मीटर, 17.2 मीटर, 12 मीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 17.2 मीटर, 17.2 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए। आप इको सुनना चाह रहे हैं तो जो भी माध्यम आपके सामने है, जो ध्वनि स्रोत है, वहाँ से आपका डिस्टेंस 17.2 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहाँ पे होता है संपन्न। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।